तो अब कुछ भी आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ कंसेप्ट टेस्ट ओवर हियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग ये तो जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ मेरे पास दो डिफरेंट बीकर्स हैं, जिसमें एक बीकर में हमारे पास 1 मोलर NaCl सोल्यूशन है, यानी कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन है। इस बीकर को मैं नंबर 1 बोल देती हूँ। जो सेकेंड बीकर है, नंबर 2 बीकर जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास 1 मोलर शुगर या फिर सुक्रोज सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि इन दोनों केसेस में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें डेल्टा TB1 विल बी इक्वल टू डेल्टा TB2, या फिर डेल्टा TB1 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा TB2, या फिर जो डेल्टा TB1 की वैल्यू है वो कम होगी डेल्टा TB2 की वैल्यू से। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट करने की कोशिश की होगी। तो इस कॉन्सेप्ट टेस्ट का आंसर है ऑप्शन बी, विच सेड डेल्टा TB1 शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा TB2। लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट ऐसा क्यों होता है। तो जो फर्स्ट बीकर है हमारे पास, उसमें हमारे पास 1 मोलर NaCl सोल्यूशन है। नाउ ऑल ऑफ यू नो कि जब हम NaCl को पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस दे देता है, यानी Na+ एंड Cl-। और आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर मैं हमारे पास पार्टिकल्स NaCl के n पार्टिकल्स थे तो हमें n पार्टिकल्स ऑफ Na+ मिल जाएंगे और n पार्टिकल्स ऑफ Cl- मिल जाएंगे। और देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर ये डिसोसिएट हो गया है तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे सॉल्यूशन में वो 2n हो जाएंगे। अब हालांकि हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि और बीकर 2 जो था, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन था शुगर सॉल्यूशन, उसमें हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होते क्योंकि शुगर पानी में डालने से एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होती है। तो क्योंकि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे अब डिपेंड करती है, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि पहले केस में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज़्यादा फर्क आएगा और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा TB1 है वो ग्रेटर होगा डेल्टा TB2 से। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पार्टिकल हमारा जो है वो टूट जाए 2-3 पार्टिकल्स में, अगर हम उसे सॉल्वेंट में डालें या फिर जुड़ जाए तो उसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं और इसीलिए हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी चेंज होने लगती है। तो टू अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्टर एक नया फैक्टर डिफाइन हुआ जिसे हमने कहा वैन टॉप फैक्टर और उसको रिप्रेजेंट किया I से। तो अगर मैं NaCl की बात करूं एक्वस सॉल्यूशन में, जैसा हमने पहले भी देखा था, तो NaCl का अगर मेरे पास 1 मोल हो तो वो पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर मुझे 1 मोल ऑफ Na+ दे देगा और 1 मोल ऑफ Cl- आयंस दे देगा। तो अब मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल क्योंकि डबल हो गए, मैं कह सकती हूँ कि जो I हमारा है वो 2 होगा, जो अकाउंट करेगा इस पर्टिकुलर चेंज के लिए। अगर मैं शुगर की बात करूं इन वाटर, तो उस केस में हमें पता है कि शुगर जैसा है वैसा ही रहता है, वो ब्रेक डाउन या नहीं होता। तो इस केस में हमारे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होते, तो उस केस में हमारा I 1 के बराबर ही रहता है। मैं एक और केस यहाँ पे ले सकती हूँ जिसमें हमारे पास बेंजोइक एसिड हमने ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, यानी हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे बेंजीन है। इन सच अ केस जो बेंजोइक एसिड है वो डाइमराइज हो जाता है, यानी 2 बेंजीन मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्शन फॉर्म करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस केस में हमारे 2 बेंजीन मॉलिक्यूल से ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए या साथ में आ गए। तो इस कारण से जो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हाफ हो जाते हैं और इन सच केसेस में जो हम I की वैल्यू लेते हैं वो हाफ के बराबर लेते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि I हमारा फैक्टर है जो इस चेंज को अकाउंट करता है और उसकी वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से छोटी भी हो सकती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि I कैसे चेंज हो सकता है। नाउ लेट्स डिफाइन I प्रॉपरली। तो हम कह सकते हैं कि I की जो वैल्यू है वो एक रेशियो है। वो क्या रेशियो है? दैट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो हमारे पास आएंगे, दैट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब जो हमने फाइनली ऑब्जर्व किया अपॉन जो इनिशियली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को होने के। सो सिंस हमारे जो फाइनल आफ्टर जो हमारे पार्टिकल्स हैं आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन वो I टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट वर बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गए, तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, तो जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी I टाइम्स हो जाएगी। तो इसी की हेल्प से हम मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे सारे इक्वेशंस। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हमने 4 इक्वेशन देखी थी, वो मॉडिफाई हो जाएंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी वो अब I टाइम्स ऑफ
मोल फ्रैक्शन हो जाएगी ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली जो डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा था, उसको भी हम कह सकते हैं वो आई इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा, यानी आई टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने देखा, वो भी आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर की हमने इक्वेशन देखी थी, उसको भी हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि वो पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने आई का एक ऐसा डेफिनेशन देखा जो हमको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद हमें मिल रहे हो वो पता हो तो हम उससे आई निकाल सकते हैं। बट नाउ इफ वी डोंट नो कि हमारे पार्टिकल्स कितना एसोसिएट या कितना डिसोसिएट हो रहे हैं, तो व्हाट कैन बी द वेज जिसकी हेल्प से हम आई को कैलकुलेट कर सकते हो। सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज। सबसे पहले पहला वे देखते हैं जिससे हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कोई भी अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लूं, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन अगर हम देख लें, तो उसकी जो मॉडिफाइड इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है। नाउ हियर अगर आप ध्यान दें कि जनरली डेल्टा टीएफ जो है, जो डिप्रेशन है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको मैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकती हूँ। दिस इज व्हाट वी मेजर एक्सपेरिमेंटली। एंड जो के एफ इंटू एम वाला फैक्टर है इज हाउ वी यूज टू कैलकुलेट आर डेल्टा टीएफ और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन के एफ इंटू एम को मैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकती हूँ। सो अगर मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू हो और मैं ऑब्जर्व किया हो एक्सपेरिमेंटली, अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करके मैं इजीली वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा या कितना एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है ये पता कर सकती हूँ। सो इफ आई डिवाइड दिस, दैट इज डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई के एफ इंटू एम विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से किया। किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ले ले तो हम सिमिलरली आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको कह सकती हूँ कि आई विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे, डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर कि इस तरह से हम आई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयर कैन बी अनदर वे जिसकी हेल्प से हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास मोलर मास हमें पता हो किसी चीज़ का, सोल्यूट का जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हमें पता हो ओरिजिनली, तो उसकी हेल्प से भी हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दैट केस हमें पता है दैट मोलर मास ऑफ अवर सोल्यूट, सेम एग्जांपल लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, उसकी हेल्प से हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। एंड सिंस इज द एक्चुअल मोलर मास, वो तभी हमें मिलेगा जब हम आई का फैक्टर कंसिडर करते हुए चलें, विच मीन्स जो हमने पहले एक्सप्रेशन देखा था उसके साथ हमें आई भी यूज़ करना पड़ेगा। सो इफ दिस इज आवर नॉर्मल मोलर मास और जो हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे वॉज दिस फॉर्मूला, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मोलर मास आएगा वो नॉर्मल मोलर मास नहीं आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर मोलर मास को हम अब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट बोल सकते हैं जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। तो अगर हमारे पास ये वाला वैल्यू है जो हमको पता है और ये हम अगर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लें, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सोल्यूट को अब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर दूं, तो आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर विल बी इक्वल टू m2 नॉर्मल अपॉन m2 एबनॉर्मल। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि जो नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट है वो हमें पता है, इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू दैट वी हैव, तो हम इसे m2 थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं। एंड सिमिलरली जो अबनॉर्मल मोलर मास है वो हमने ऑब्जर्व किया या एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था, जो हमने पहले भी देखा था, तो इसको हम m2 ऑब्जर्व भी कह सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट want of factor I can also be equal to the theoretical molar mass of the solute divided by the observed molar mass of the solute. So I want you all to answer a small question here. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है यानी इथेनोइक एसिड वो डिसॉल्व किया हमने बेंजीन में, और उसके बाद हमने देखा व्हेन वी मेजर द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसकी हेल्प से जो हमने मोलर मास निकाला तो हमें पता पड़ा कि वो आया 100 ग्राम पर मोल। तो अगर ये केस है तो आई वांट यू टू पॉज द वीडियो हियर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर इस केस में क्या होगा। प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू गाइज हैव ट्राइड कैलकुलेटिंग आई फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो है ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है विच इज 100 ग्राम्स पर मोल। तो अगर हमको यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैं दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो आई का हमने अभी देखा था जिसमें हमारे पास मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व था, वो एक्सप्रेशन यूज करके हम यहाँ से आई कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू तो है, वी फर्स्ट नीड टू फिगर आउट कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास क्या होगा। नाउ सिंस हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज CH3COH, हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा थ्योरेटिकल मोलर मास। आपको पता है कार्बन का मोलर मास इज 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का इज 16, तो उसकी हेल्प से हम इजीली CH3COH का थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 60 ग्राम्स पर मोल। नाउ मेरे पास ये दोनों ही वैल्यूज हैं, तो आई कैन इजीली पुट देम इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एंड गेट I। तो यहाँ से हमारा I हो जाएगा 60, विच इज द थ्योरेटिकल मोलर मास दैट वी कैलकुलेटेड, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स पर मोल, जो 100 हमारा ऑब्जर्व मोलर मास था। सो फ्रॉम हियर हम देख सकते हैं कि I की जो वैल्यू है वो 0.6 आएगी। तो आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि जो हमारी I की वैल्यू आई है वो लेस देन 1 है, जिससे हम समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर व्हेन यू पुट इट इनटू अ सॉल्यूशन कम हो जा रहे, यानी जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एसोसिएशन हो रहा होगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में।